हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यूपी पैट बैच में हम आज से शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और जिसमें हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का विकास हुआ, किस तरीके से जो अंग्रेज़ों द्वारा कानून लाए गए थे उनका प्रभाव दिखा हमारे संविधान के अंदर, वो सभी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा और उनके बारे में जानना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिले होंगे, जो कहीं ना कहीं जितने भी एक्ट थे किसके, ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के, वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी रेगुलेटिंग एक्ट से मिल जाता है, कभी पिट्स इंडिया एक्ट से मिल जाता है। तो शुरू करेंगे आज का ये सेशन, और एक एक करके सारे हम जितने भी एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य ने जितने भी एक्ट लाए थे वो सब के सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किए हैं सारे एग्जाम्स। लास्ट ईयर आई हैव गेन्ड 98 परसेंटाइल इन यूपीएससी पेट एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास समझने के लिए हमको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी, एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। चलिए, तो भारत का संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी अधिनियम पारित हुए 1773 से लेकर के 1857 तक, और दूसरे हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जितने भी अधिनियम पारित हुए 1857 से लेकर के 1947 तक, है ना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पहले पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से 1757 और 1764 में, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध में जब अंग्रेज जीतते हैं तो उसमें जो विजय मिलती है, उस विजय के बाद भारत के अंदर अंग्रेजी कानून किस तरीके से लागू होगा उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान सभा द्वारा एक भारत का संविधान पारित किया गया, उसमें ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। इवन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो 200 से ज़्यादा आर्टिकल वहीं से उठा करके अपने जो आपका संविधान है, भारत का संविधान है वर्तमान का, उसमें रख दिया गया है। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सारे के सारे जितने भी इनके अधिनियम और अधिनियम या फिर एक्ट कहीं आए थे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर न करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और इसी एक्ट के तहत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत एक स्थापना, किसकी स्थापना की गई थी, 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत के अंदर। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो उनका न्यायाधीश का तो उनका नाम था सर एलिजा इस्पे। क्या नाम था, यही लिख देता हूं मैं, सर एलिजा इस्पे। ठीक है, ये उनका नाम था। ये पहले क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, किसके, ब्रिटिश साम्राज्य के, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी, 1774 में हुई थी। हालांकि वो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट में यही हमें पढ़ना था, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आगे पढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये आया था 1784 ईस्वी में। और इस एक्ट के अनुसार क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, और राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया राजनीतिक मामलों के लिए, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोर्ड, है ना। उसका एक अलग निकाय का एक गठन किया गया जो राजनीतिक मामलों का जो मैनेजमेंट है वो देखता था। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपने जो परिषद है उसके निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति, है ना, जो चीफ कमांडर होता है, उसकी शक्तियां भी प्रदान कर दी गई, किसको, गवर्नर जनरल को।
इसके बाद आता है अगला एक्ट जिसका नाम है 1793 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट में क्या किया गया कि सॉरी ये सैलून नहीं होगा, ठीक है, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि कंपनी के जो अधिकार है उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। इसके बाद आता है 1800। अब आप कहेंगे सर क्या यही इतनी चीजें ही हुई थी? नहीं, कई सारी चीजें हुई थी। एक्ट आता है जिसका मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल एक रूल लेकर के आया था, उसमें कई सारे रूल्स हुआ करते थे। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वही मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल रखा है। अच्छा, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद रैंकर के नाम से, सर्च करिएगा, वहां मिल जाएगी। सर्च ना कर पाए तो आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वहां पे आपको ये पीडीएफ ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएगी। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। और इसमें पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, भारतीयों की शिक्षा पे, भारतीयों की शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और कंपनी का जो भारतीय व्यापार था उसके ऊपर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। और 1813 के चार्टर एक्ट में ही क्या होता है, जो ईसाई मिशनरी थे वो आकर के भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसकी अनुमति भी 1813 के चार्टर एक्ट में दी गई थी, है ना। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। और इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस हिसाब से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये नाम आपने सुना होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम, तो वो क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, है ना। और इसी एक्ट के तहत कंपनी के जितने भी व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त करके केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। और सर्वप्रथम मैकाले की शिक्षा पद्धति का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। तो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया गया था, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी उसमें, है ना। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट है, ये प्रयास किया था 1833 में, प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में फिर ये रद्द हो गया, है ना। वो फिर आपको 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मुझे बतानी थी कि इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो चाय व चीन के साथ व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार, है ना। ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कंपनी का चाय और चीन व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, है ना। तो इसी अधिनियम में कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार जो कंपनी का हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पे। इसमें क्या किया गया, विधि निर्माण यानी लॉ के बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और सिविल सेवाओं की भारतीय नहीं, सॉरी सिविल, यहाँ पे भर्ती होना चाहिए, सिविल सेवकों, है ना। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन है तो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ इसी चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है ना। और हाँ ठीक है, यहीं पे शुभारंभ किया गया और इसी में इनको देखने को मिलता है। और विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोली गई और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है ना। मैकाले समिति इसी एक्ट में बनती है, कब, 1854 ईस्वी में। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम। देखिए इसका समय देखेंगे आप 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, भारत शासन अधिनियम 1858। तो देखिए 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो क्या करता है, पूरी की पूरी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 के जरिए। और जो गवर्नर जनरल था उसके नाम को बदल करके भारत का वायसराय,
नया पद निकाला गया। नया पद क्या, वो गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग इस हिसाब से भारत के पहले वायसराय बनते हैं। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने अभी आपको बताया था, पिछले किस एक्ट में आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में, अभी बताया मैंने ना, तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो नियंत्रण बोर्ड को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब चलते हैं अगले अधिनियम पे, भारत परिषद अधिनियम 1892, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के हिसाब से जो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य हैं उनको वार्षिक बजट पे बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। एक लॉलीपॉप थमाया गया भारत के लोगों को, है ना, नहीं करते भी थे ये लोग। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अच्छा तुम क्या विद्रोह कर रहे हो, लो लॉलीपॉप चूसो, है ना तो लॉलीपॉप खिलाते थे। तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय जो सदस्य थे उनको वार्षिक बजट पे बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ हुआ वो इसी अधिनियम से चालू होता है ना। अब चलते हैं अगले, भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मॉर्लेमेंटो सुधार या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, सुधार नहीं सुधार, थोड़ी सी गलतियां हैं पीडीएफ में। आज पहला दिन है, हम लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो मैं क्या करता था, आपको नोट्स देता था, यही स्क्रीन पे लिखता था और आप नोट्स बनाते थे। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में आपको नोट्स पढ़े मिल जाया करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1909, इसको मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ, पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से सीटें जो अब नियुक्त, उनके लिए अलग से सीटें निर्धारित की गई इस तरीके से, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसमें मॉर्ले मिंटो ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है, मॉर्ले अलग आदमी है और मिंटो अलग आदमी है। तो लॉर्ड मिंटो को जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसका जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है, वो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो मॉर्ले भी आ जाए, मिंटो भी आ जाए, तो याद रखना बाद वाला जो था वो जनक माना जाता है उसको, ठीक है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी और प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली था उसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, है ना, इसी के उससे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में चालू की गई। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। मैंने बताया ना कि 200 से ज्यादा आर्टिकल भारत के संविधान के कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इसने क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके इसको प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया, और ये चला गया कहाँ पे, संघ के अंदर। संघ में द्वैध शासन आ गया। अब आप कहेंगे द्वैध शासन क्या है सर, तो देखो, जो द्विसदनात्मक प्रणाली है, जैसे अपने यहाँ क्या है आज के समय उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो द्विसदन हो गए ना, 2 सदन है। ऐसे ही जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो 2 सदन है ना, तो उसी को बोलते हैं द्वैध शासन, है ना, बाई कैमरलिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देता हुआ, जुकाम हो गया है यार, इसीलिए आपकी क्लासेस बीच में बंद भी किया करना पड़ा था। बाई कैमरलिज्म, है ना। और इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, भारत के 14% जनता को वोट देने का मताधिकार दे दिया गया, वोट देने का अधिकार दे दिया गया, है ना। और इसी के जो अंतर्गत है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कभी पूछा जाए तो बताइएगा 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, कि नहीं यार, की संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ यूपीएससी और साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल क्या होता है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ,
और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो यही रहा आज का लेक्चर, है ना। जो भी आपको नोट्स आप अगर बना रहे होंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे होंगे तब कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की। आपको इस चैनल पे स्टडी विद रैंकर है ना, रैंकर्स नहीं रैंकर, ये सर्च करना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी इसकी लिंक, और वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कल अब आज तो मैंने ये बैकग्राउंड बता दिया, कल आपको मैं ले चलूंगा आपके भारत का संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से, है ना, हर चीज़ें वहाँ पे कौन सी समिति में कौन कौन से लोग थे, वो सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। और कल के बाद फिर हम क्या करेंगे, परसों से फिर अपना जो सिलेबस का टॉपिक वाइज है उसको मिला करके, मैं आज देख रहा था कुछ 10 या 11 टॉपिक है टोटल मिला करके, तो 10-11 दिन में हम पॉलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली, है ना। फैमिली क्यों देखेगी, है ना, आप कह रहे होंगे, बट यार शेयर कर दो, फैमिली के साथ नहीं फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।